फिजिक्स में हम लोग इंटीग्रेशन का कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। इंपॉर्टेंस अगर पता चलेगा तब आप ढंग से इसके ऊपर मेहनत करेंगे कि हाँ इसके बिना फिजिक्स चलने वाला नहीं है। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके और आपको बताता हूँ। वैसे लोग एग्जाम्पल्स लेने के लिए रोटी, ब्रेड और नमक, चीनी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेते हैं। मैं उस तरह का एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। फिजिक्स में हमको इस्तेमाल करना है, खाने पीने में तो इसका इस्तेमाल करना नहीं है। तो इसलिए मैं आपको फिजिक्स से ही समझा रहा हूँ कि आप इसको समझें कि इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज़ की। देखो, एक बहुत ही बेसिक सा तुमने फॉर्मूला पढ़ा है क्लास 9th के अंदर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। उसमें न्यूटन साहब ने बताया था कि अगर दो मासेस m1 m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं? F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। क्लास 9th में सभी बच्चों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। इस फॉर्मूले की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कहाँ कहाँ पर ये काम नहीं करता है। तो इसका लिमिटेशन होता है कि ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट मास के लिए ही वैलिड होता है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस ओनली। और अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला टू द स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री पर जाकर के हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा कहीं पर ये फॉर्मूला नहीं लग सकता है। लेकिन सोचो कि क्या ये बहुत ही अनोखा सवाल होगा कि हमसे पूछ लिया जाए कि एक रॉड है जिसका मास कैपिटल M है और एक दूसरा पॉइंट मास है स्मॉल m, और इन दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r है। बताओ कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करते होंगे। क्या ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, या इतना ट्रिकी, इतना अनोखा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि आपसे ना पूछा जा सके? अभी देख के आप ये सोचेंगे कि ये सवाल तो हमसे पहले ही पूछा जा सकता था, क्लास 9 में भी पूछा जा सकता था, तो 9th क्लास में क्यों नहीं पूछा गया? तो 9th क्लास में आप इंटीग्रेशन नहीं जानते थे, यहाँ पर इंटीग्रेशन हम इसीलिए सीख रहे हैं कि इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कर सकें। ये बहुत अनोखे प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब करेंगे कैसे इसको? ये फॉर्मूला तो पॉइंट मास के बीच में लगने वाला फोर्स बताता है। सोचो जरा कि अगर मेरे पास यहाँ पर एक मास होता है m, और यहाँ पर एक मास होता है m1, यहाँ पर एक मास होता है m2, और यहाँ पर एक मास होता है m3। हमसे पूछा जाता कि इस m को ये m1 m2 m3 मिलके कितने फोर्स से खींच रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, बोलते कि m1 इसको खींचा, m1 ने मान लो F1 फोर्स से इसको अट्रैक्ट किया अपने तरफ, m2 अपने तरफ अट्रैक्ट करता है F2 फोर्स से, m3 अपने तरफ अट्रैक्ट करता है F3 फोर्स से। अब इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम अगर हम फाइंड कर लेंगे, वेक्टर भी पढ़ेंगे आगे डायरेक्ट, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में डायरेक्ट सम नहीं कर सकते, तो वेक्टर सम बोलेंगे कि F1 F2 F3 मिला के देख लिया जाए कि तीनों मिलके कितने से खींच रहे हैं। तीन चीज़ों को ऐड करना, बाद में वेक्टर से जोड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अभी के लिए जोड़ना वर्ड में यूज कर रहा हूँ, ऐड करना यूज कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा फील करने के लिए समझो। ऐसे कि अगर 3 नंबर्स को ऐड करना है तो आसान है, 4 नंबर को ऐड करना है आसान है, 5 नंबर को ऐड करना है आसान है। अगर 500 नंबर्स को ऐड करना है मुश्किल है। अगर आपको 5000 नंबर को ऐड करना है थोड़ा और मुश्किल है। क्यों बता रहा हूँ? देखो यहाँ पर जब हमको वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब अप्लाई करना होगा और रॉड और पॉइंट मास के बीच में फोर्स अप्लाई करना, फोर्स फाइंड करना होगा, तो हम लोग क्या तरीका अपनाते हैं? हम बोलते हैं कि ये जो रॉड है इसको मैं एक लाइन के जैसा समझूं, और एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो अगर मैं इसको एक लाइन के जैसा समझता हूं और इसको इनफाइनाइट पॉइंट्स में मैं तोड़ता हूं, तो हर पॉइंट का इससे फोर्स, मतलब हर पॉइंट ने, एक पॉइंट मास ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से। यहाँ पर एक पॉइंट मास मान लो और देखें कि ये पॉइंट मास जो है, ये पॉइंट मास इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, उस फॉर्मूले से निकालो। फिर सोचो इसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। तो जिस तरह से इस पॉइंट मास ने फोर्स लगाया, वैसे ही यहाँ पर एक और पॉइंट मास ले लो, इसने भी फोर्स लगाया होगा इसके ऊपर, वो भी फाइंड कर लो। फिर एक तीसरा कोई पॉइंट मास ले लो, तीसरा पॉइंट मास लेके बोलो कि हाँ इसने भी फोर्स लगाया होगा, उसका भी फोर्स फाइंड कर लो। फिर कोई चौथा पॉइंट मास ले लो, बोलो कि इसने भी फोर्स लगाया होगा, इसका भी फोर्स ले लो। इस तरह से कितने पॉइंट मासेस हैं? इनफाइनाइट पॉइंट मासेस। और वो इनफाइनाइट पॉइंट मासेस कितने फोर्स लगाएंगे? इनफाइनाइट फोर्सेस लगाएंगे। और उन सभी इनफाइनाइट फोर्सेस को अगर हम ऐड कर लें तो इसके ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स F हमको मिल जाएगा। अगर वो इनफाइनाइट फोर्सेस हम लोग ऐड कर लें, इसके ऊपर इनफाइनाइट टुकड़े हैं, हर टुकड़ा Gm1 m2 बाई r स्क्वायर के बराबर फोर्स लगाता है, तो हर टुकड़े ने कितना कितना फोर्स लगाया, सारे फोर्सेस को फाइंड किया जाए और सबको ऐड कर दिया जाए तो टोटल फोर्स निकल जाएगा। लेकिन सोचो कि ये चीज़ कहने में जितना आसान है, क्या करने में भी उतना ही आसान है? क्या हम इनफाइनाइट टुकड़ों को मैथमेटिक्स के नॉर्मल रूल से ऐड कर सकते हैं?
बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे किया जाए? इस प्रॉब्लम को करने के लिए मैथमेटिक्स वालों ने एक ब्रांच बनाया, या कह लो कि एक टूल बनाया, मैथमेटिकल टूल एक बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इनफाइनाइट चीज़ों को अगर ऐड करना है तो नॉर्मल हम लोग इससे नहीं ऐड कर सकते हैं। अब हमको किससे ऐड करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन से ऐड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन एक एडिंग टूल कह सकते हो कि एक एडिंग टूल है जो क्या करता है? इनफाइनाइट छोटे छोटे चीज़ों को ऐड करता है। ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल इनफाइनाइट एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए हमें जिस टूल की ज़रूरत है उस टूल का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का काम समझ में आ गया होगा आपको। इट इज़ यूज टू ऐड इनफाइनाइटली स्मॉल इनफाइनाइट एलिमेंट्स। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सोचो कि कितने सारे प्रॉब्लम्स फिजिक्स के अंदर हो सकते हैं। मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया, यहाँ पर मैं चार्ज ले लूँ, यहाँ पर चार्ज ले लूँ, एक और सवाल बन गया। बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस होते हैं जहाँ पर इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे आपको आगे समझ में आएगा कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। कुछ एग्जांपल्स भी मैं इसमें लास्ट में लूँगा।